हेलो फ्यूचर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स। आज की इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बिजी एयरक्राफ्ट हैंगर में हैं और मैं आपका लीड टेक्नीशियन हूं। देखिए, एविएशन की इस दुनिया में ना हवा में उड़ने वाली हर मशीन की मजबूती सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हमारे हाथों की कुशलता और टूल्स पर डिपेंड करती है। इन टूल्स पर मास्टरी हासिल करना ही हमारी असली नींव है। तो चलिए आज एक अप्रेंटिस के नज़रिए से इस पूरे प्रोसेस को बारीकी से समझते हैं। तो आज के हमारे सेशन का जो फ्लाइट प्लान है ना, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम शुरुआत करेंगे अपने एसेंशियल रिवेटिंग टूल से, फिर टूल सेटअप और हेडर का सही चुनाव देखेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप रिवेटिंग प्रोसेस, कॉमन डिफेक्ट्स की ट्रबल शूटिंग, प्रिसिशन इंस्पेक्शन और फाइनली सबसे ज़रूरी चीज़ सेफ्टी और टूल मेंटेनेंस पर बात करेंगे। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं हमारे एसेंशियल रिवेटिंग टूल्स की, जिन्हें हम प्यार से वर्कशॉप के वर्कहॉर्स भी कहते हैं। देखिए, सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल टूल है हमारी न्यूमैटिक रिवेट गन। ये गन 90 से 100 psi के एयर प्रेशर पे काम करती है। इसके अंदर एक हैमर होता है जो लगातार स्ट्राइक करके रिवेट का वो परफेक्ट शॉप हेड बनाता है। एयर फ्रेम के नॉर्मल काम के लिए ना 4X मॉडल की गन एकदम स्टैंडर्ड मानी जाती है। किसी भी प्रोफेशनल हैंगर में चले जाइए, आपको सबसे ज्यादा यही टूल काम करता हुआ दिखेगा। अब गन्स भी मेनली दो तरह की होती हैं, स्लो हिट और फास्ट हिट। स्लो हिट गन्स 1 मिनट में 900 से 2500 भारी वार करती हैं। ये बड़े रिवेट्स को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट हैं। दूसरी तरफ हैं अपनी फास्ट हिट गन्स, जो छोटे रिवेट्स के लिए होती हैं, एकदम तेज और हल्के प्रहार। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सही स्पीड चुनना बहुत ही क्रिटिकल है। अगर गलत गन यूज की ना तो मेटल वर्क हार्डन हो जाएगा, यानी जरूरत से ज्यादा सख्त और ब्रिटल, और वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। न्यूमैटिक गन और न्यूमैटिक स्क्वीजर के बीच का जो फर्क है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। गन जहां इंपैक्ट वाइब्रेशन का इस्तेमाल करती है, वहीं स्क्वीजर अपने दो जबड़ों से एकदम स्मूथ, लगातार और एक समान दबाव डालता है। अगर आप शीट के किनारों पर काम कर रहे हैं जहां पहुंचना आसान है, तो स्क्वीजर से बेहतर कुछ नहीं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे चलाने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेटर काफी है। आगे बढ़ते हैं टूल सेटअप और हेडर के चुनाव पर, क्योंकि दोस्तों असली प्रिसिजन ट्रिगर दबाने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। सही रिवेट सेट या हेडर चुनना ना, सच कहूं तो एक कला है। काउंटर शंक रिवेट्स लगा रहे हैं तो हमेशा फ्लश हेडर यूज कीजिए, और अगर नॉन फ्लश हेडर है तो उसे रिवेट हेड के ठीक बीच के 2/3 हिस्से को ही टच करना चाहिए। क्लोज कंट्रोल चाहिए तो शॉर्ट हेडर लीजिए, और अगर जगह तंग है तो ऑफसेट हेडर बेस्ट है। एक और चीज, गन चलाने से पहले रिटेनिंग स्प्रिंग चेक करना कभी मत भूलना। गलत साइज का हेडर या बिना स्प्रिंग की गन, समझ लीजिए एयरक्राफ्ट स्किन पर डैमेज पक्का है। वर्कशॉप में एक बहुत बड़ी नौसिखिया गलती देखने को मिलती है। नए टेक्नीशियन क्या करते हैं, एयर प्रेशर चेक करने के लिए गन को सीधे किसी सख्त धातु या कंक्रीट पर चला देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एडजस्टमेंट को हमेशा लकड़ी के ब्लॉक पर टेस्ट करना चाहिए, ताकि आपका वो महंगा हेडर एकदम सुरक्षित रहे। ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जो हर अच्छे टेक्नीशियन को पता होना चाहिए। ये हेडर्स फॉर्ज्ड स्टील से बनते हैं और हीट ट्रीटमेंट के बाद एकदम मजबूत हो जाते हैं। लेकिन सबसे क्रिटिकल बात यह है कि इनका सामने का वर्किंग फेस हमेशा स्मूथ, पॉलिश्ड और एकदम साफ होना चाहिए। जरा सोचिए, हेडर पर एक छोटी सी खरोंच या थोड़ी सी भी गंदगी होगी ना, तो वो सीधा एयरक्राफ्ट की स्किन पर छप जाएगी और पूरा काम खराब हो जाएगा। चलिए अब थियरी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप रिवेटिंग प्रोसेस की, मतलब जॉइनरी को एक्चुअल में अंजाम कैसे देना है। इसे हम हैंगर की गोल्डन रिदम कहते हैं। प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले छेद को ड्रिल, डिबर और अच्छे से साफ करिए। फिर तैयार छेद में सही रिवेट डालिए। उसके बाद पोजिशनिंग, मैन्युफैक्चर्ड हेड पर हेडर और टेल पर बकिंग बार सेट कीजिए। फिर आता है मेन काम, रिवेटिंग। स्थिर दबाव डालिए और गन को बस 1 से 3 सेकंड तक चलाइए। और लास्ट में इंस्पेक्शन, शॉप हेड के आकार, गैप्स और कसाव को अच्छे से चेक कीजिए। याद रखिए, एक्शन धीरे से शुरू होना चाहिए और 3 सेकंड के अंदर खत्म। ज्यादा टाइम लिया तो रिवेट सख्त होकर टूट सकता है। अब गन के ठीक दूसरी तरफ होता है हमारा बकिंग बार। इस बकिंग बार को पकड़ने की टेक्निक ना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। जब गन प्रहार करती है तो बकिंग बार को सही तरीके से काउंटर वाइब्रेट करना चाहिए। इसका काम है सारा इंपैक्ट सोख लेना, ताकि एयरक्राफ्ट के नाजुक स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए टंगस्टन के बकिंग बार इस काम के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पर, कॉमन रिवेटिंग डिफेक्ट्स की ट्रबल शूटिंग।
यानी अपनी गलतियों को पढ़ना और उन्हें सुधारना। जरा सोचिए, क्या होता है जब आपके टूल्स मिसअलाइंड होते हैं या आप दबाव का गलत अंदाजा लगा लेते हैं? अगर गन का एंगल थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाए या ट्रिगर 1 सेकंड भी ज्यादा दब जाए तो क्या होगा? देखिए, डायग्नोस्टिक्स में डिफेक्ट्स को हम सिर्फ असफलता नहीं मानते। ये एक तरह की भाषा है जो हमें बताती है कि गलती कहाँ हुई, और हमारी फील्ड में एक छोटी सी चूक पूरे एयरफ्रेम की मजबूती को खतरे में डाल सकती है। तो चलिए इन डिफेक्ट्स के रूट कॉज को समझते हैं। अगर आपको स्माइली मार्क दिख रहा है तो समझ जाइए कि शुरुआत बहुत तेजी से हुई और रिवेट सेट फिसल गया। अगर हेड क्रैक हो गया है मतलब आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी है। टेढ़ा रिवेट बता रहा है कि टूल का अलाइनमेंट गलत था, और अगर रिवेट ढीला है तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी बकिंग टेक्निक में गड़बड़ थी, बकिंग बार ने अपना काम सही से नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही लग रहा है, फिर भी रिवेट गन एक प्रॉपर शॉप हेड नहीं बना पाती, साइज छोटा रह जाता है। ऐसे में ट्रबल शूटिंग के लिए सबसे पहले अपना सेटअप चेक कीजिए। क्या आपका एयर प्रेशर 90 से 100 psi के बीच है? क्या आपने रिवेटिंग के लिए पर्याप्त टाइम दिया? या कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े रिवेट के लिए आप किसी छोटी गन का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये छोटी छोटी चीजें ही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट फेज पर, सटीक इंस्पेक्शन और मापन, यानी हमारा फाइनल साइन ऑफ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ना, दिखने में ठीक लग रहा है कभी भी काफी नहीं होता। एक प्लेन की सतह बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए ताकि एरोडायनेमिक घर्षण कम से कम हो। स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट्स इसके लिए बहुत ही सख्त फ्लशनेस टॉलरेंस तय करते हैं। यहीं पर काम आता है माइक्रोस्टॉप काउंटर सिंक टूल। ये टूल 0.001 इंच के माइक्रोमीटर एडजस्टमेंट के साथ काम करता है ताकि आपका हर एक फ्लश रिवेट बिल्कुल परफेक्ट गहराई पर बैठे। इंस्पेक्शन के टाइम एक सही रिवेट को पहचानने का पहला गोल्डन रूल है ये नंबर 1.5। इसे रट लीजिए। जो आपका तैयार शॉप हेड है ना, उसका व्यास यानी डायामीटर ओरिजिनल रिवेट के डायामीटर का लगभग 1.5 गुना होना ही चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और दूसरा गोल्डन रूल है 0.5। शॉप हेड की ऊंचाई ओरिजिनल रिवेट के डायामीटर की ठीक आधी होनी चाहिए। इन पैमानों को नापने के लिए हम प्रिसीजन इंस्पेक्शन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेजरमेंट में थोड़ा सा भी अंतर आया तो रिवेट को ड्रिल आउट करके दोबारा लगाना पड़ता है। सिंपल सी बात है। चलिए अब आते हैं आज के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, सुरक्षा और टूल मेंटेनेंस, क्योंकि टूल्स के साथ साथ टेक्नीशियन की हिफाजत भी उतनी ही जरूरी है। जब आपकी शिफ्ट खत्म होती है ना, तो कुछ रूल्स एकदम नॉन निगोशिएबल होते हैं। हमेशा आंखों और कानों की सुरक्षा पहने। रिवेट गन को कभी किसी इंसान की तरफ पॉइंट नहीं करना है, ये कोई खिलौना नहीं है। कोई भी मेंटेनेंस करने से पहले एयर सप्लाई डिस्कनेक्ट करें। एयरलाइंस से रेगुलरली नमी निकालते रहें। और हाँ, टूल्स को लुब्रिकेट करना और होजेस में लीकेज चेक करना मत भूलिए। एक साफ और सुरक्षित वर्कबेंच सिर्फ हादसों को ही नहीं टालती, बल्कि आपके महंगे टूल्स की उम्र भी बढ़ा देती है। एक बात और, मॉडर्न अर्गोनॉमिक इंजीनियरिंग ने हमारे काम को काफी सेफ बना दिया है। आजकल जो कम वाइब्रेशन वाली रिवेट गन्स और टंगस्टन बकिंग बार्स आते हैं ना, वो खतरनाक लो फ्रीक्वेंसी झटकों को आसानी से सोख लेते हैं। इससे कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है और हैंगर फ्लोर पर काम करने वाले आप जैसे टेक्नीशियंस का करियर लंबा और सुरक्षित बना रहता है। जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक कमर्शियल एयरलाइनर में लाखों रिवेट्स होते हैं। अगर सिर्फ एक गलत तरीके से लगाया गया रिवेट पूरे एयरफ्रेम को खतरे में डाल सकता है, तो हम अपने डेली मेंटेनेंस रूटीन में इन सटीक मानकों को कितनी ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं? ये सवाल खुद से जरूर पूछिएगा। हमारी इस फील्ड में ना जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो बस सीखते रहिए, सटीक रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सुरक्षित रहिए। आज के इस मास्टर क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।